हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है और क्वेश्चंस बहुत सारे एंट्रेंसेस में उससे आए हुए हैं। तो इससे पहले कि हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्टार्ट करें, पहले हम लोग सीखते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। पहले सीख लेते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में। एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है, ये जानने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि स्पेक्ट्रा या फिर स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग व्हाइट लाइट को किसी एक प्रिज्म से पास कर दें, व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करते हैं तो क्या होता है, विबग्योर क्रिएट होता है। 7 डिफरेंट कलर्स सेपरेट हो जाते हैं। ये हो गया 4, 5, 6 एंड 7। तो ये स्क्रीन अगर यहाँ पे रहा तो ये 7 कलर्स यहाँ पे हमारे पास मिलेंगे जिसमें विबग्योर आएगा, राइट। विबग्योर यहाँ पर ऑब्जर्व हो जाएगा। विबग्योर 7 कलर्स अलग से ऑब्जर्व होते हैं। तो ये रहा हमारा प्रिज्म जिसने व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, और हम लोगों ने जो लाइट यूज किया था वो था व्हाइट लाइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। इसको बोल सकते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। रेनबो सब लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। तो रेनबो में क्या होता है कि 7 डिफरेंट कलर्स ऑब्जर्व होते हैं, राइट। वो कलर्स कहाँ से है, व्हाइट लाइट से ही तो मिले हैं। तो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम हो गया वो। अब हम इसी चीज को समझेंगे विथ रेफरेंस टू एटम कि एटम में स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है इसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं या फिर दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा को। एक हो जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और दूसरा हो जाएगा अपने पास एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तब मिलता है जब एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाता हो। ऑब्जर्व्ड when electron goes from higher energy orbit to lower energy orbit। सॉरी, इसमें जस्ट उल्टा है। ये लोअर से हायर में, हायर से लोअर में नहीं, लोअर से हायर में जाएगा। फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट। ओके, यानी पहले इलेक्ट्रॉन जो था वो किसी कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहा था, वो वहां से उठ करके एक हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं हम लोग डायग्राम के हेल्प से भी। जैसे ये अपना N1 हो गया अंदर का ऑर्बिट, यहाँ पे न्यूक्लियस, ये N2 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन इस N1 यानी लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट N2 में ट्रैवल कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ऐसा होगा इसे हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है फिर, ऑब्जर्व्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन goes from higher energy orbit to lower energy orbit। यानी इलेक्ट्रॉन पहले ही एक हायर एनर्जी ऑर्बिट में था और वहां से वो नीचे की तरफ आ रहा है, और उसके बाद जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होगा उसे हम लोग बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम। यहाँ भी हम लोग दो एनर्जी के ऑर्बिट्स ले लेते हैं। ये ऊपर वाला N2 हो गया, नीचे वाला N1, यहाँ पे न्यूक्लियस मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले ही ऊपर वाले ऑर्बिट में था,
अब इसे वापस नीचे वाले ऑर्बिट में आना है। तो जब ये ट्रांजिशन होगा और उस दौरान जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है उसे हम लोग बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये दो टाइप के स्पेक्ट्रम हो गए। पहले वाले स्पेक्ट्रम में क्या हुआ कि लाइट के फॉर्म में लाइट यहां पे आया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और कुछ उस लाइट से कुछ पार्ट उस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला गया, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने के लिए उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन में कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए, तो इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की वहां पे, और रिमेनिंग जो लाइट था वो बाहर चला गया। अब अगर हम लोग व्हाइट लाइट की बात करें, और व्हाइट लाइट में 7 कलर्स थे, उन 7 कलर्स में से अगर किसी भी एक को हटा देते हैं तो क्या वो व्हाइट लाइट पूरा व्हाइट दिखेगा? अभी नहीं दिखेगा, क्योंकि व्हाइट दिखने के लिए वो सातों कलर होने चाहिए। तो अगर हमने एक हटा दिया तो वो व्हाइट नहीं दिखने वाला, वो क्या दिखेगा? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दैट कलर विच हैज बीन एब्जॉर्ब। जो कलर एब्जॉर्ब हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट्री दिखेगा। यानी अगर उस कलर को और जो कलर एब्जॉर्ब हुआ उसको मिलाएंगे तो वापस हमें व्हाइट लाइट मिल जाएगा। तो ये बात रही एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। तो जैसे व्हाइट लाइट में 7 पार्ट्स थे, उसमें से ब्लू अगर एब्जॉर्ब हो जाता तो ब्लू वहां पे स्पेक्ट्रम में नहीं मिलता, उसके जगह पे डार्क बैंड आता, वो एब्सेंट है वहां पे। एमिशन में क्या है? एमिशन में जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इसने जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई थी ये वो एनर्जी आउट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो इससे वेव आउट होगा इस फॉर्म में। तो जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वही एनर्जी एमिट करेगा, तो वैसा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास ऑब्जर्व होगा। तो ये दो टाइप के स्पेक्ट्रम हो गए। इनमें से हम लोग सीखने वाले हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, जो कि हाइड्रोजन में ऑब्जर्व होगा। तो हमारा टॉपिक रहेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, विच इज अ टाइप ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम, ना कि एब्जॉर्प्शन। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में याद रखेंगे जो भी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे ये सिर्फ हाइड्रोजन में नहीं, उन सब पे भी अप्लाई किया जा सकता है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। So we can say it is applicable to hydrogen and hydrogen like species. Spectrum for hydrogen or hydrogen like species. हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में क्या क्या आ सकते हैं? He+ आ सकता है, Li2+ आ सकता है, Be3+ आ सकता है। ये सारे हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज हो गए जो कि प्रॉब्लम में दिए जा सकते हैं। ओके, और हमेशा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आ रहा है, ट्रांजिशन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है। कहाँ पे आने वाला है वो फिक्स रहेगा, यानी इसमें डिफरेंट सीरीज मिलेंगे और वो सीरीज जो डिफाइन किए गए हैं दे आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आने वाला है। तो इसको हम लोग एक टेबल के फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं, समझने में बहुत आसानी हो जाएगी उससे। पहले सीरीज, फिर कौन सा N1 है, फिर कौन सा N2 है, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है तो वो किस रेंज में फॉल कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पहले में देख लेंगे सीरीज का नाम, देन N1, ये N2। N1 हो गया लोअर एनर्जी ऑर्बिट, N2 हो गया हमारे पास हायर एनर्जी ऑर्बिट, एंड देन किस रीजन में फॉल कर रहा है ये वेव, यानी किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रीजन में फॉल कर रहा है। कौन कौन से सीरीज हो सकते हैं? तो एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो 5 सीरीज मिलते हैं। ओवरऑल हमारे पास रेफरेंस बुक में 6 सीरीज के बारे में दिया हुआ है। हम लोग सारे सीरीज को समझ लेंगे, बात एक ही है, अंडरस्टैंडिंग वही रहेगी, बहुत ज्यादा कुछ चेंज होने वाला इसमें नहीं है। तो पहला सीरीज आता है लाइमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट, पी फंड, एंड एक और देख सकते हैं हम लोग जो कि है हम्फ्री सीरीज। ओके, नाउ लोअर एनर्जी ऑर्बिट N1 जो होगा तो ऊपर से नीचे तक सीधा 1 से लेकर के 6 तक चले जाना है। 1 2 3 4 5
6, यानी इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहा हो, वो जहां आने वाला है वो घर उसका फिक्स हो गया। अगर पहले पे आया तो लाइमन, सेकंड पे आया तो बाल्मर, थर्ड पे आया तो पाशियन, फोर्थ पे आया तो ब्रैकेट, फिफ्थ पे आया तो पीफंड और सिक्स पे आया तो हम्बरी। नाउ हायर एनर्जी ऑर्बिट में जब जाएंगे, N2 में हम लोग जाएंगे, तो ये कोई भी ऑर्बिट हो सकता है लोअर एनर्जी के ऊपर वाला, यानी फर्स्ट पे आ रहे हैं तो हम लोग सेकंड से आ सकते हैं, थर्ड से आ सकते हैं, फोर्थ पे आ सकते हैं एंड सो ऑन। सेकंड पे आना है तो 3, 4, 5 या फिर किसी भी ऊपर वाले से आ सकते हो। थर्ड पे आना है तो 4, 5, 6 एंड सो ऑन। फोर्थ पे आना है तो फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड सो ऑन। फिफ्थ पे आना है तो 6, 7, 8 सो ऑन। सिक्स पे आना है तो 7, 8 एंड सो ऑन। ऐसे हम लोग ऊपर वाले ऑर्बिट से आ सकते हैं। अब ये होगा कितने सारे ऑर्बिट कहाँ है, ऑर्बिट होता ही कहाँ है। ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट एक इमेजिनरी स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है। यानी ऑर्बिट जब हम लोग बोलते हैं, हम लोग एनर्जी की बात करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के पास बहुत एनर्जी हो सकता है। इट कैन हैव इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसका स्पीड इंक्रीज होता चला जाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी दे दी तो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली एटम से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, और जिसको हम लोग एक टर्म ऑर्बिट से समझ रहे हैं। अब ये ट्रांजिशंस जब होंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां फॉल करेगा, यूवी रीजन में फॉल करेगा अगर हम लोग लाइमन सीरीज में हैं। यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट। बाल्मर में रहे तो विजिबल, और इनके बाद सारे जो हैं वो हो गए इंफ्रारेड, आईआर। आईआर स्टैंड्स फॉर इंफ्रारेड, सारे के सारे इंफ्रारेड में चले जाएंगे। तो ये टेबल हमें याद रखनी पड़ेगी कि लोअर एनर्जी ऑर्बिट किस सीरीज का कौन सा है, और हायर कोई भी उसके ऊपर वाला हो सकता है। ठीक है, और इसका आंसर निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसको बोलते हैं रिडबर्ग्स इक्वेशन या रिडबर्ग्स फॉर्मूला। वो काफी हेल्पफुल रहेगा। रिडबर्ग्स फॉर्मूला, तो रिडबर्ग्स फॉर्मूला क्या है, वेव नंबर और 1/वेवलेंथ इज इक्वल टू आर एच, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, इंटू जेड स्क्वायर, एटॉमिक नंबर का स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यहाँ पे n1 और n2 क्या है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट, हायर एनर्जी ऑर्बिट। सारे टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं। ये हो गया वेव नंबर, वेव नंबर, लैम्डा हो गया हमारे पास वेवलेंथ, आर एच हो जाएगा रिडबर्ग्स कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, Z हो गया एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का, हाइड्रोजन रहा तो 1 होगा, हीलियम लिथियम रहा तो उसके अकॉर्डिंग 2, 3 हम लोग पुट करेंगे। N1 इज लोअर एनर्जी ऑर्बिट, N2 इज हायर एनर्जी ऑर्बिट, लोअर एनर्जी ऑर्बिट, और N2 हो गया हमारे पास हायर एनर्जी ऑर्बिट, हायर एनर्जी ऑर्बिट। ओके, हमेशा ध्यान रखना है कि N1 हमेशा N2 से छोटा होगा। N1 will always be smaller than N2 because we are talking about emission spectrum, हम लोग emission spectrum की बात कर रहे हैं। और RH का वैल्यू यहाँ पे क्या, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, RH जो है वो रिडबर्ग्स कांस्टेंट हो गया, तो इसका वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग 109,677 अगर सेंटीमीटर इनवर्स में लिखेंगे, या फिर 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से यूनिट में, मीटर में या सेंटीमीटर में वेवलेंथ निकालना है, वेव नंबर निकालना है, उसके अकॉर्डिंग आरएच की वैल्यू यूज की जाएगी। अब ये जो फॉर्मूला लिखा है इसमें दो स्पेशल केसेस बनेंगे। एक कि कम से कम कौन से ऑर्बिट से जंप करेगा वो भी फिक्स है, और ज्यादा से ज्यादा कौन से ऑर्बिट से जंप करेगा ये भी फिक्स है। अब जैसे मान लेते हैं कि हम लोग एक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर हो गया एक, सबसे नीचे वाला ऑर्बिट, और एक सबसे ऊपर वाला टॉप फ्लोर हो गया। तो अगर सबसे ऊपर से उस बिल्डिंग से जंप करना है तो टॉप फ्लोर जो होगा वो जंप करेंगे। अगर वो बिल्डिंग का ही एंड ही नहीं होता, इन्फानाइट फ्लोर्स हैं, तो इन्फानाइट से जंप कर सकते हैं, फिर तो वो हाईएस्ट होगा। लेकिन अगर ग्राउंड फ्लोर पे आना है तो लोवेस्ट कौन सा ऑर्बिट है जिससे जंप कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट से जंप कर सकते हैं, राइट। तो लोवेस्ट ऑर्बिट और हाईएस्ट ऑर्बिट को लेकर के दो स्पेशल केसेस बन जाएंगे हमारे, जिसके प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो पहला देख लेते हैं, स्पेशल केस 1। स्पेशल केस 1, स्पेशल केस 1 जो होगा ये किसके लिए होगा, अगर क्वेश्चन पूछे इफ मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी
और मिनिमम वेवलेंथ इज आस्क्ड, तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, इज आस्क्ड। और इसको हम लोग सीरीज लिमिट के नाम से भी जानते हैं, मतलब सीरीज इससे ज्यादा नहीं जा सकता है, ये यहीं तक जाएगा, ये लिमिट हो गया इसका। तो सीरीज लिमिट में क्या होगा, अब सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट ऑर्बिट क्या हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकती है। तो n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और किसी भी नंबर को अगर हम लोग इन्फिनिटी से डिवाइड कर दें वो हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली जीरो, यानी 1/n2 हो गया जीरो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, आर एच और जेड स्क्वायर वैसे ही रहेंगे, 1/n2 चला गया, सिर्फ बचा 1/n1 स्क्वायर, तो यहां आ गया n1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या फिर मिनिमम वेवलेंथ का, और इसको हम लोग सीरीज लिमिट भी बोलते हैं। फॉर्मूलाज याद रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। नहीं याद रहा तो कैसे निकालते हैं वो भी समझ लेना इनफ है, क्योंकि आसान फॉर्मूला है, बिल्कुल निकाला जा सकता है आराम से। तो ये था स्पेशल केस 1। अब इसके ऊपर क्वेश्चन एक देख लेते हैं कि किस टाइप के सवाल दे सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन मान लो जैसे रहा, find out the wavelength corresponding to maximum energy for transition of electron in Balmer series of hydrogen atom, So find out the wavelength corresponding to maximum energy of transition of electron in Balmer series of hydrogen atom। तो जैसे ही बाल्मर सीरीज दिखा, बाल्मर सीरीज सबसे बड़ा हिंट ये हो गया, बाल्मर सीरीज के लिए n1 2 होता था, ये पता चल गया। और क्या बात कर रही है, मैक्सिमम एनर्जी के बारे में। तो n2 कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी दिखते ही फॉर्मूला यूज कर लेना है हमें, 1/λ इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। आर एच कितना, मीटर वाली वैल्यू यूज करेंगे, 1.09 इंटू 10⁻7। हाइड्रोजन का Z1 1 का स्क्वायर और n1 का स्क्वायर हो गया 4। तो ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे और इसका फिर इन्वर्स निकाल करके वेवलेंथ निकाल लेंगे। तो 4 डिवाइडेड बाई 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर, जो कि वैल्यू मिल जाएगा 3.67 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो ये वैल्यू हो गया हमारे वेवलेंथ का। 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन कोई भी वैल्यू क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं था। न्यूमेरिकल है लेकिन नंबर कोई क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए सवाल काफी इंपॉर्टेंट। ओके, ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग स्पेशल केस 2 को। स्पेशल केस 2, जब क्वेश्चन क्या पूछ रहा हो कि हमारे पास मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम वेवलेंथ कितना होगा, तो ये लोअर लिमिट हो जाएगा। लोअर लिमिट, लास्ट वाला हायर लिमिट था, ये लोअर लिमिट ऑफ एनर्जी फॉर एनी गिवन सीरीज, लोअर लिमिट निकालनी है यहां पे। सो क्वेश्चन, इफ मिनिमम एनर्जी मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम वेवलेंथ इज आस्क्ड, मैक्सिमम वेवलेंथ इज आस्क्ड। तो ये मिनिमम एनर्जी कब होगी, जब जहां पे इलेक्ट्रॉन को आना है जस्ट ऊपर वाले ऑर्बिट से आता हो। तो यहां पे सेकेंड ऑर्बिट जो होगा n2 विल बी इक्वल टू n1 + 1, जहां आना है जस्ट उसके ऊपर वाले ऑर्बिट से आ रहा है। तो फॉर्मूला सिंपल, वेव नंबर इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ वेवलेंथ आर एच रिडबर्ग्स कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर, एटॉमिक नंबर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और n2 के प्लेस पे लिख देंगे n1 + 1 का स्क्वायर।
तो ये बन गया इसका सेकंड इक्वेशन। तो हायर एनर्जी के लिए क्या होगा, लोअर एनर्जी के लिए क्या होगा, और इन जनरल क्या होगा, दोनों फॉर्मूलाज हम लोगों ने कर लिए सॉल्व यहां पे। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। फाइंड आउट द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू, find out the wavelength corresponding to minimum energy for transition of electron in Lyman series of hydrogen atom। तो सीरीज कौन सा दिया हुआ है, लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन आटम। ठीक है, तो लाइमन सीरीज पहला था, N1 इसका मिल जाएगा इससे, N1 इज इक्वल टू 1। दूसरा ये मिनिमम एनर्जी की बात कर रहा है, तो N2 विल बी इक्वल टू N1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ये हो गया 2। तो वेवलेंथ 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻⁷। हाइड्रोजन एटम की बात है, 1 स्क्वायर इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, वेवलेंथ मिल जाएगा नीचे 4 ऊपर 3, सो 4/3 इंटू 1.09 इंटू 10⁻⁷। सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू आता है 1.22 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो जो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में लगेगा, अदरवाइज क्वेश्चंस बहुत आसानी से सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा सवाल जो इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से आ सकता है वो आ सकता है नंबर ऑफ सीरीज लाइन, स्पेक्ट्रल लाइंस कितने सारे मिलेंगे ये पूछने के लिए। नंबर ऑफ सीरीज और स्पेक्ट्रल लाइंस इन अ गिवन ट्रांजिशन, किसी भी ट्रांजिशन के लिए, जैसे फिफ्थ से फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो कितने सारे अलग अलग वेव आउट कर सकता है। तो हम लोग ले लेते हैं एक ट्रांजिशन, N2 हो गया अपने पास 5 और N1 हो गया अपने पास 1, यानी ट्रांजिशन ले रहे हैं हम लोग फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे, और ये बताना है कि कितने सारे अलग अलग वेव्स ऑब्जर्व हो सकते हैं। तो वेव अलग कब होगा, जब उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। जैसे हम लोग बोले कितने सारे इंसान, तो इंसान अलग कब होंगे, जब उनकी प्रॉपर्टी अलग हो, हाइट, वेट, फेस, ये सारी चीजें अलग हो। तो वैसे ही वेव तब अलग होगा जब उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, प्रॉपर्टी इन द सेंस वेवलेंथ अलग हो, एनर्जी अलग हो, फ्रीक्वेंसी अलग हो। ठीक है, तो इसको ट्राई करते हैं हम लोग। ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4 5, हर ऑर्बिट से रिलेटेड कुछ एनर्जी होगा, E1 E2 E3 E4 E5, हर ऑर्बिट से रिलेटेड एनर्जी। अब अगर इलेक्ट्रॉन अपने पास फिफ्थ पे था और उसे फिफ्थ से जंप करना है, तो कितने सारे तरीके हैं जो वो जंप कर सकता है फिफ्थ से। सीधा 1 पे आ सकता था, यहां जो एनर्जी आउट होती वो होता E5 माइनस E1, या फिफ्थ से वो सेकंड तक भी आ सकता था, E5 माइनस E2। फिफ्थ से वो थर्ड पे भी आ सकता था, E5 माइनस E3, या फिर फोर्थ पे भी आ सकता था, E5 माइनस E4। यानी फिफ्थ से जंप करने के 4 तरीके। अब अगर वो फोर्थ पे रुक गया होता तो फोर्थ से जंप करने के कितने तरीके, फोर्थ से सीधा 1 जा सकता है, E4 माइनस E1, या फिर सेकंड पे जा सकता है E4 माइनस E2, या फिर थर्ड पे जा सकता है E4 माइनस E3। 3 तरीके यहां से हो गए। अगर वो थर्ड पे आ गया है तो कितने तरीके, एक सीधा 1 पे या फिर 2 पे, और अगर वो 2 पे है तो एक ही तरीका है सीधा जंप करने का 1 पे। तो यानी कि 5 से 1 पर आने के ये अलग अलग पाथ हो सकते हैं। यानी इन 10, पहले वाले का 4 था E5 के लिए, फिफ्थ वाले के लिए, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1, यानी मैक्सिमम 10 तरीके हैं जिससे हम लोग फिफ्थ से 1 पर आ सकते हैं, अलग अलग जंप कर सकते हैं। तो जितने सारे तरीके उतने सारे लाइंस। सो नंबर ऑफ लाइंस इस केस में हो जाएंगे अपने पास 10। इससे ज्यादा टाइप ऑफ वेव्स नहीं मिल सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिफ्थ से 1 पे जंप कर रहे हैं। तो हजारों लाइन मिल जाए, लेकिन इसी 10 टाइप के अंदर में वो फिट हो जाएंगे। या तो ऐसे कर लेंगे, या फिर हमारे पास एक फॉर्मूला भी है इसके लिए जिससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है, नंबर ऑफ सीरीज लाइंस इज इक्वल टू
n2 माइनस n1 प्लस 1 इंटू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये वैल्यूज जो यहाँ पे थी वो पुट करके देख लेते। n2 यहाँ पे था 5 माइनस 1 प्लस 1, 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 5 इंटू 4 ये होता 20, 20 बाई 2 इज इक्वल टू 10। तो बिल्कुल वही आंसर हमारा फॉर्मूला से मिल रहा है जो डायग्राम से मिला है। तो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना चाहें तो डायग्राम से भी कर सकते हैं या फिर हम लोग फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन इससे नेट के एग्जाम में आएगा और जेई के एग्जाम में भी सवाल इससे आ सकते हैं। जेई में क्वेश्चंस के नंबर कम हो गए बट स्टिल ये अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सवाल आ सकते हैं और वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पे भी सवाल आते हैं। तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है और जितने क्वेश्चंस बना पाए उतनी अच्छी बात है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखें। आई ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज आई कैन। थैंक यू एवरीवन।